दिमाग, हमारा माइंड ऐसे सेट कर दिया कि अच्छा मकान हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छे पैसे हो आप लोगों के पास और अच्छी गाड़ी हो। ये हम लोगों का माइंड सेट कर दिया है। ये किसने किया, कैसे हुआ, मतलब इस चीज का भी हमें अब तक मालूम हम नहीं कर पाए, इस चीज को खोज नहीं पाए, क्योंकि ये चीज आई कहां से आई, उस चीज को समझना पड़ेगा, बहुत गहराई में आप लोगों को जाना पड़ेगा, धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि कैसे हमारा समाज टूटता चला गया। हम एक दूसरे के, अपने पड़ोसी के घर जाके बैठते नहीं है, हमने वो कल्चर छोड़ दिया। मतलब जैसे अभी अपने बच्चे हैं, 8-10 साल के बच्चे हैं, हम उनको ये चीज कैसे समझा पाएंगे कि अपने घर में अगर हमें आग जलानी होती थी शाम की, है मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, कि वो जो आग होती थी हम पड़ोस से लेके आया करते थे, अपने बच्चों को भी भेजते थे। इससे क्या होता था कि शाम को जो औरतें आती थी अपने खेतों से काम करके और चूल्हा जब वो जलाती थी, तो दूसरे के घर अगर किसके घर धुआं उठाए वहां से वो आग लेके आएंगी, तो उसके पास जाके पूछती थी आप कैसी हैं, आपके आज खेत में कितना काम हुआ है, कितना रह गया है, कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा हमारा, तो ये मतलब 5-10 मिनट आप मान के चलो कि उनकी चर्चा होती थी। अगर वो प्रधानमंत्री मतलब एक योजना लेके आया और घर घर में उसने सिलेंडर रखवा दिए, हम इसको विकास समझ रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोस का विनाश हो चुका है। हम पड़ोसियों तक जाना छूट दिया हमारा एक योजना ने, जिसको हम विकास समझ के बैठ गए। मतलब ये चीजें हमें इसी तरीके से कनेक्ट करनी पड़ेंगी। जो हम इस चीज को समझ गए कि हाँ हमारा भाईचारा था, लेन देन था, वो एक सिलेंडर के आ जाने से खत्म हो गया, तो हम अपने घर में सिलेंडर नहीं लाएंगे, उसको सुविधा का साधन नहीं बनाएंगे हम लोग। मान लो हम 4 भाई हैं, 5 जितने भी हों, अगर हम घर से बाहर हैं या रिश्तेदारी जितनी बना लो, दोस्त जितने अच्छे अच्छे बना लो, सब दूर के हैं, सबसे पहले तो अपना पड़ोसी काम आएगा जो अपने घर के नजदीक होगा। सुख है दुख है वो पड़ोसी आएगा हमारे काम। तो अपन बात शुरू करते हैं सच से कि हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, क्या वो पढ़ रहे हैं। हम जो यहाँ पे जो पीढ़ी बैठी है वो चंद्रशेखर आजाद के बारे में लगभग सभी जानते होंगे। यहीं से अपनी चर्चा को शुरू करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में जो हमें बताया कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उन्होंने एक अपना संगठन बनाया था, और जो भारत के उस समय के क्रांतिकारी थे जिनको गरम दल का नेता हमें बताया गया, वो गरम दल के नेता कैसे थे वो अलग विषय है, लेकिन बात समझने की ये है कि इतने बड़े नेता वो हमारे, आज हम सबको एक ही बात पढ़ाई गई कि अंत समय में जब वो पार्क में थे, उन्होंने खुद को एक गोली मार ली थी, मतलब आत्महत्या कर ली थी उन्होंने। ऐसा ये हमें फिल्मों में दिखाया है, किताबों में लिखा गया है, लेकिन हमने उस सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की। हम लोगों की आंखों पे कहीं ना कहीं कोई पट्टी है, या दिमाग हमारा चला नहीं कि जो उसके साथ पार्क में उसका दोस्त था सुखदेव राज, कि उसकी एक किताब ही पढ़ लेते और सच्चाई का हमें पता चल जाता कि उस वक्त पार्क में हुआ क्या था। वो किताब आप लोग सब पढ़ना, सुखदेव राज की। उस किताब में सुखदेव राज उस दिन की घटना को लिखते हैं कि मैं और बड़े भाई आजाद जी जब हम पार्क के गेट से अंदर जा रहे थे अंदर, तो बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ दातुन कर रहा था। उसने हमारी तरफ देखा तो आजाद जी को शक हुआ कि ये हमारी मुखबरी के लिए है, लेकिन उनको जरूरी चर्चा करनी थी, वो जाके अंदर बैठ गए। और वो अपनी किताब में लिखते हैं कि आजाद जी ने मुझे पूछा कि आप कभी बर्मा की तरफ गए हो, या आपने कभी जाने की सोची है, वहां की क्या व्यवस्था है क्या नहीं, क्योंकि उस वक्त तक काकोरी कांड हो चुका था, बहुत से साथियों को फांसी लग चुकी थी, मुखबरियां हो रही थी, मुखबरियां लोग कर रहे थे, जो आजाद जी जो है बर्मा निकलने की सोच रहे थे उस वक्त। तो उसी वक्त वहां पे बात करते करते जैसे आमने सामने में बैठे हैं, तो वीरभद्र तिवारी उन्होंने देखा कि सड़क के रास्ते से वो जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देखो वीरभद्र तिवारी जा रहा है। जब तक सुखदेव राज देखने के लिए पलटे तो उनको वो दिखाई नहीं दिए, उनके देखने से मतलब पहले ही वो निकल चुके थे।
और उसी के 3-4 मिनट के बाद सुखदेव राज अपनी किताब में लिखते हैं कि 3-4 मिनट के बाद नोट बावर, अंग्रेज ऑफिसर थे उस वक्त, सीआईडी के बड़े ऑफिसर, और उनके साथ विशेश्वर सिंह और 4-5 साथी और उनके, वो बंदूक और गोलियां लेके वहां पे आ गए और उन्होंने गाड़ी रोकी। रोकते हुए भी उन्होंने दिखाई दिया चंद्रशेखर आजाद, और वो चर्चा फिर करने लगे सुखदेव राज कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, चलो भी बैठे रहो आराम से। उनके पास आके उन्होंने अपनी बंदूक निकाली नोट बावर ने, और उनको पूछा कि आप कौन हो, कैसे बैठे हो। चंद्रशेखर आजाद जी ने उनको जवाब नहीं दिया, झट से अपनी बंदूक जब वो निकाल रहे थे तो नोट बावर ने गोली चला दी, वो चंद्रशेखर की पट पे लगी, वो भाग नहीं सके। फिर तो गोलियां इधर उधर चलने लगी। पूरी अपना जो पूरा किताब में विवरण उन्होंने किया है, एक पेड़ के आड़ में वो हो गए। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने जब गोली चलाई तो नोट बावर की जो है हाथ में लगी, वो दोबारा गोली नहीं चला सके। सुखदेव राज को चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि आप निकल जाइए, मेरी पट पे गोली लगी है और आप जाओ, आप लोगों को संगठन चलाना है, मैं यहाँ इनको देख लूंगा। तब तक 1-2 साथी और उनके पीछे से आए। चंद्रशेखर आजाद को एक गोली और लगी, जो सुखदेव राज अपनी किताब में लिखते हैं कि उनको इस कंधे से लग के और छाती में उनकी गोली धंस गई। अब उनकी ये सज्जी जो हाथ है जिससे वो बंदूक चला रहे थे, वो उठ नहीं सका। फिर वो अपने खब्बे हाथ से निशाने लगाने लगे, जो जितने निशाने लगे अंग्रेजों को मारा उन्होंने। और तो उसके बाद सुखदेव राज वहां से निकल गए हैं। ये तो एक बात है। अब नोट बावर वहां पे जो पंचनामा कराते हैं उसमें क्या लिखते हैं कि सेम यही बात उस पंचनामे में दर्ज है कि जब हम लोग पार्क की तरफ गए और वहां पे 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, हमने पूछा तो उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी और हमने भी गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस तरीके से मतलब दोनों के बयान मैच हो रहे हैं, जो मैं आपको बात कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। और जो बाद में फिर बात निकल के आई कि चंद्रशेखर ने गोली मारी, उनको इस तरफ गोली लगी हुई थी, उनको सज्जी तरफ, जब उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर चंद्रशेखर को आत्महत्या करनी थी तो वो इस हाथ से गोली चलाते, इस साइड गोली लगती, उनकी गोली लगी हुई थी राइट साइड में, और सुखदेव राज कहते हैं कि उनका सज्जा हाथ तो जो है काम ही नहीं कर रहा था। और जो वहां से बरामद हुआ वो पंचनामे में दर्ज है, 22 खाली कास्तूर जो वहां पे पड़े थे और 16 भरे हुए कास्तूर, और 448 रुपए चंद्रशेखर आजाद जी के पास से मिले थे। तो ये बात हम लोगों को फिल्मों के माध्यम से या किताबों के माध्यम से, किसी लेखक के माध्यम से दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, हम उसी को ही सच मान लेते हैं। मेरा यहां पे ये सच्चाई आपको बताने का या उस किताब में से जो निकल के आया, यही उद्देश्य है कि अगर आप, यहां हम लोग आए हैं सामाजिक सत्संग के लिए आए हैं, विचार विमर्श के लिए आए हैं, जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने के लिए आए हैं, जनता सरकार मोर्चा के विजन को हम समझ लेंगे, लेकिन उसको हम अपने शब्दों में दूसरों को कैसे बता पाएंगे, वो सबसे मुख्य बात है। यहां पे कोई भी वक्ता आएगा, डॉक्टर साहब भी आएंगे और भी साथी आएंगे, मतलब सुनना और फिर उनको अपने शब्द रूपी, आप उनको शब्द रूपी अपने मोती देना, वो सबसे अहम बात है कि आप उसको समझ के और दूसरों को समझाना। इसी तरीके से सच्चाई को जितनी गहराई तक आप जानना चाहोगे तो आप मतलब एक एक क्लियर कट आपको बात समझ में आती चली जाएगी। जैसे कि व्यवस्था परिवर्तन की बात जनता सरकार मोर्चा करता है कि इसको पहले समझना होगा कि व्यवस्था परिवर्तन करना किससे है और होगा कैसे। जैसे अपन इतिहास की बात करते आएंगे धीरे धीरे, एक समय था कि जब हमारे यहाँ पे सिद्धांतिक लड़ाई लड़ी जाती थी। जैसे अभी हमारे भाई बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे मुद्रा, सिद्धांतिक मुद्रा चलती थी जिसको गोल्ड कहते थे। हमारा हर एक काम सिद्धांत के साथ था। यहाँ पे किसान जुड़ा हुआ है तो वो सिद्धांत के साथ है। जैसे अभी एक भाई बता रहे थे कि अपन सर्दी के मौसम में जीरी नहीं कर सकते, वो एक सिद्धांत है, इसको किसानों ने समझा है, जो समझे हैं उसको कर रहे हैं। ऐसे ही सिद्धांत के रूप आपने महाभारत रामायण में देखा है, समझा है और पढ़ा है कि शंखनाद के साथ युद्ध हुआ करता था और शंखनाद के साथ ही सूर्य अस्त के बाद युद्ध बंद हो जाया करता था। अभी एक समय आया कि मुगल आया करते थे और वो रात को हमला करते थे हमारी सेनाओं के ऊपर। हमारी सेना तो, क्योंकि उन्होंने तो रात में वो लड़ाई लड़ते ही नहीं थे,
वो क्योंकि सिद्धांत से चल रहे थे। अब गुरु गोविंद सिंह का जब समय आया, गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि नहीं, अगर ऐसे आप लोगों ने रात में हथियार नहीं उठाए तो ऐसे तो अपन लोग खत्म हो जाएंगे, हम सब खत्म हो जाएंगे, हमारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे कोई भी आक्रमणकारी आएगा रात को काट के चला जाएगा। पृथ्वीराज चौहान का भी हारने का यही कारण था। नहीं तो 1 लाख तो हाथी थे उनके पास, घुड़सवार अलग थे। वो एक उस समय में ऐसी सेना थी जिसको कोई भेद नहीं पाया था। तो उन्होंने फिर अपनी फौज बनाई, सिंह बनाए, और उसमें लोगों को समझाना शुरू किया होगा। ऐसा मेरा मानना है कि गांव गांव जाना, लोगों को समझाना कि आप रात में भी आपको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग खत्म हो जाओगे, आपको उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो उस वक्त में जो भी समाज रहा होगा तो सबने योगदान दिया, उन्होंने अपनी फौज बनाई, उन्होंने फिर चढ़ाइयां शुरू की, और धीरे धीरे करके जो परिणाम आते रहे हैं वो आप लोग सब जानते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते हम चले आएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास। उस वक्त एक ऐसा दौर था कि हमें जो किताबों में पढ़ने को मिलता है और जो हमें पढ़ाया जाता है जानबूझ के, कि एक नरम दल था और एक गरम दल था। जो नरम दल था वो राजनीतिक रूप से जो है आजादी लेना चाहता था, वो गरम दल के थे, वो लड़ भिड़ के आजादी लेना चाहते थे। उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए तो उन्होंने ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा, कोई ना देखा, सबको अपनी फौज में शामिल किया कि भाई स्वराज चाहिए, जिसकी मांग रखी थी। हमारे जितने पीछे योद्धा हुए, छत्रपति शिवाजी हुए, संभाजी हुए, वो सभी स्वराज चाहते थे कि हमारा अपना राज हो, अपना तंत्र हो, स्वतंत्र हो। राजीव भाई ने भी बड़ी डीपली और गहराई से ये बातें बताई है कि स्वतंत्र क्या होता है, अपना तंत्र कैसे होता है, वो सब हमें बनाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय में लोगों के सामने यह बातें रखी कि हम अपना तंत्र बनाएंगे, लेकिन पहले इनके साथ लड़ भिड़ के इनको तो दफा करें कि जो विदेशी हमारे ऊपर आज अपनी हुकूमत जमा के बैठे हुए हैं। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि जनता सरकार मोर्चा वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब विशेष का नहीं है। वो सिर्फ इंसानी धर्म को मानता है, इंसानी धर्म को जानता है, और ऐसे ही इंसानों को खोज रहा है जो और दूसरे झमेलों में ना फंस के और ये समझे कि मेरे गांव में जरूरत किस चीज की है, मेरा गांव खुशहाल कैसे रहे, मेरे गांव में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो वो गांव का व्यक्ति ही गांव में बैठ के कर सकता है। ऐसा जनता सरकार मोर्चा के साथियों को समझ में आया है और वो वही फौज बनाने के लिए निकला हुआ है। पूरे देश में घूम रहा है, आज आपके हिमाचल में आया हुआ है, और बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोगों ने कि बड़े साथियों को फोन किया होगा कि यहां पे सौभाग्यशाली व्यक्ति ही पहुंच सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि भगत सिंह जी को जब फांसी हो रही थी, एक ऐसे तंत्र के खिलाफ लड़ते हुए कि ब्रिटिश संसद की सरकार चलती थी और लगभग 30 करोड़ लोगों की संख्या थी हमारे देश में। उन्होंने कहा था कि आप यहां विदेशी हो, यहां से चले जाओ, हमारे देश में आप लोगों को काम नहीं है, आप लूट रहे हो, मार रहे हो, बर्बरता दिखा रहे हो। भगत सिंह ने आवाज उठाई और उन्हीं की न्यायपालिका जिसको वो बोलते थे, उसी में भगत सिंह को उन्हीं कानूनों के तहत फांसी दे दी गई। और 30 करोड़ लोगों में से कितने लोग जागे जिन्होंने उस फांसी का विरोध किया हो। आज 140-150 करोड़ के आसपास की जनसंख्या होगी, तो कितने लोग चाहते हैं कि मेरा गांव खुशहाल हो, मेरा पड़ोसी खुशहाल हो, या मेरा जना या मेरा देश कैसे खुशहाल हो, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। आप इस बात को ऐसे समझिए कि आप अपने गांव का विकास कैसे, मतलब आप सुविधा कैसे दे सकते हो गांव के। समस्या को जब आप जानोगे गांव की, तभी आप उसका समाधान निकाल सकते हैं। अब मुझे क्या मालूम कि यहाँ पे क्या समस्या है, वो तो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति बता सकता है, और वो कैसे ठीक होगी कैसे ना होगी, अगर उसकी समझ में आया तो वो कर सकता है।
कि जैसे अपन एक कानून की बात करते हैं, 1884 से पहले हमारे यहां देश में क्या व्यवस्था चलती थी? देश में व्यवस्था थी ग्राम सभा, जिसको हम बोलते हैं आज। एक गांव हुआ करता था, पूरा संपन्न वो गांव था। गांव के अंदर कुम्हार, नाई, तेली, धोबी, बाडी सब हुआ करते थे जरूरत के हिसाब से। तो जैसे गांव में नदी का, नाले का, या कोई जोहड़ का, तालाब का, किसी गुरुकुल का बनाना हो या उसका निर्माण करना हो, तो गांव के लोग बैठ के उस पर चर्चा करते थे। इसमें डोनेशन कहां से आएगा? डोनेशन वो अपने आप निकाला करते थे। इसमें राजा का कोई रोल नहीं हुआ करता था। राजा ने कभी भी गांव में कोई नाला या जोड़ नहीं खदवाई। मतलब कुछ राजा हुए हैं, लेकिन ज्यादा वर्णन इतिहास में यही है कि वो ग्राम सभा, गांव के लोग मिलकर उसमें काम किया करते थे। वो किस तरीके से काम करते थे? जैसे गांव में अनाज हुआ तो उसने अपने खर्चे के लिए रखा, कुमार को, सनार को, नाई को, धोबी को, इन सबको दिया, जिनके साथ वो मिल बांट के काम किया करता था। और एक गांव का अनाज भंडार हुआ करता था, उसमें वो अपने हिसाब से जो बचा हुआ है या अपनी जरूरत से ज्यादा जो हो चुका है, तो वहां पे वो दान दिया करता था। और ये सबके लिए नियम था। वो किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, चाहे किसी भी जाति मजहब का हो, तो उसको वहां भंडार घर में राशन रखना हुआ करता था। अब गांव में तालाब बनाना है, तो गांव के लोग बैठ के उस पर विचार करते थे। और विचार से निकल के आया करता था कि भाई जो सहयोग नहीं कर सकता, या जिसने अनाज भंडार में अनाज नहीं दिया, या नहीं उसके अनाज की पैदावार कम हुई, तो वो यहाँ पे मजदूरी कर देगा कारीगरों के साथ मिलके। और जो कारीगर काम करेंगे, जिसको गांव वाले बुलाया करते थे, उन कारीगर को जो भोजन की व्यवस्था थी वो उस अनाज भंडार से हुआ करती थी। इस तरीके से अपने गांव का सिस्टम चला हुआ था, पूरे भारत का सिस्टम चला हुआ था। अंग्रेजों ने क्या किया? 1884 में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट बना दिया कि अब जो आपके गांव में नहर, जोड़ या तालाब बनेगा, कुआं बनेगा, बावड़ी बनेगी, उसकी देखरेख का काम आपका कलेक्टर करेगा। और वो कलेक्टर कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी। और जो जिसको चुन के भेजती थी इंग्लैंड की पार्लियामेंट, वहां की संसद। अब लोगों को दिक्कत हुई, परेशानी हुई, इससे निजात पाने के लिए लड़ाइयां भी हुई, वो अंग्रेजों ने दबा ली। गांव में, मतलब आप इस बात को इस तरीके से समझिए, जिसकी सरकार होगी, अगर वो गांव में किसी को लालच दे के और किसी की मुखबरी करानी है, तो 2 मिनट लगते हैं। और ये आज आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम चला हुआ है। जिसकी भी सत्ता होगी, वो अपने हिसाब से अपने ग्रंथ लिखवाएगा, वो अपने हिसाब से काम कराएगा। उसको मतलब नहीं है किसी दूसरे से, किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का बीज नाश हो रहा है, या बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उसको उस चीज से कोई मतलब नहीं है। अब कलेक्टर को क्या पड़ी है कि गांव में जोड़ खुदेगा या तालाब खुदेगा, वो सूखा है या गीला है, खेतों में पानी आएगा ना आएगा, कलेक्टर को तो मतलब नहीं। उसको मतलब किस चीज से है? सिर्फ अपनी तनख्वाह से। जो सिस्टम भारत में शुरू कर दिया था उन लोगों ने, तनख्वाह का। और इसी तरीके से पैरेलल में उन लोगों ने फिर स्कूल अपने खोले 1835 के बाद। और फिर उन्हीं के अधिकारी आया करते थे, लोगों को खरीद के रखते थे वो अपने, जो जिनको मुखबर बोलते हैं, वो फिर गांव में जाके लोगों को समझाया करते थे कि सारी जिंदगी हो गई आप कुम्हार का काम कर रहे हो, अपने बेटे को स्कूल में भेज दो, सर्टिफिकेट बनवा लो, और इसको नौकरी मिल जाएगी, और ये आराम से तनख्वाह पे काम करेगा, इसको काम करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हर सिस्टम, हर स्ट्रक्चर उन लोगों ने भारत का बर्बाद कर दिया। अगर मैं अब बात करूं कि पीडब्ल्यूडी खत्म कर देना चाहिए, मतलब मुझे क्या ही तो लोग बोलेंगे, और देशद्रोह तक का मुकदमा क्या पता कोई लोग मेरे ऊपर कर दे। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि भाई जब वो अंग्रेजों ने बनाया, वो अपनी सुविधा के हिसाब से बनाया था, वो उनके लिए ठीक थी। और हमें भी समझ में आता है कि वो अंग्रेज थे, देश को लूटने के लिए आए थे, बर्बाद करने के लिए आए थे। उन्होंने देश को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए 34,735 कानून बनाए थे।
इस देश की व्यवस्था को खत्म करने के लिए, देश को लूटने के लिए 1947 के बाद उस 34,735 कानूनों में से एक भी कानून जो है रद्द नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। तो किस चीज की और कैसी आजादी हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को मना लेते हैं, ये समझ से परे है। अब इस बात को लोगों को, ये योद्धा जो बैठे हैं, जो सुनने के लिए आए हैं, जुड़ने के लिए आए हैं, इस इतनी बड़ी समस्या को लोगों को कैसे समझाएंगे कि देश तो आजाद भी नहीं हुआ है, 34,735 कानूनों में से एक भी रद्द नहीं हुआ है। भगत सिंह का सपना हमारे नौजवान कैसे जो है पूरा करेंगे? भगत सिंह ने कहा था कि जब तक ये खाकी वाले भारत में रहेंगे तो भारत कभी भी आजाद नहीं हो सकता। वो अपनी नोटबुक में लिखते हैं, लिख कर गए हैं, जो उन्होंने जेल में बैठकर लिखी थी कि भाई 15-16 सालों में देश आजाद हो जाएगा। 1931 में भगत सिंह जी लिख रहे हैं। और मेरी भारत के युवाओं से अपील है, मैं आग्रह करता हूं उनको, मेरी अपील है कि वो ये 1860 का कानून, इंडियन पुलिस एक्ट, इसको रद्द कर देंगे आजाद होते ही। हमें इसकी जरूरत नहीं है। भगत सिंह की हम अपने टी शर्ट पे, कमीज पे उनकी फोटो छपवाते हैं, भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। क्या भगत सिंह का ये सपना पूरा हुआ है? क्या उनकी आत्मा को शांति मिली है? उनके नाम पे बड़े बड़े संगठन चले हुए हैं, जो भाई बता रहे हैं, और चले भी हुए हैं, हम भी जानते हैं। क्या वो भगत सिंह का ये सपना पूरा करने के लिए उसमें कुछ भूमिका निभा रहे हैं? तो कैसे भगत सिंह का सपना पूरा होगा? वो नोटबुक, मैं कहता हूं, जो अपनी टी शर्ट पे भगत सिंह की फोटो लगवाई है, अगर वो फोटो ना लगवा कर वो उनकी नोटबुक ही पढ़ लें जो भगत सिंह ने अपने हाथों से लिखी है, तभी वो कुछ कर सकते हैं, तभी वो भगत सिंह के सपने पे काम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरीके से अब धीरे धीरे किसी भी क्रांतिकारी की बात करोगे या किसी भी कानून की बात करोगे, क्योंकि व्यवस्था अपनी है ही नहीं। हम बात कर रहे थे ग्राम सभा की। आज भी ग्राम सभा में वो ताकत है जो आप लोगों को ये बताया है कि संविधान में 73वां 74वां संशोधन है, जो ये बताता है कि अगर ग्राम सभा इकट्ठे होके 70% से ज्यादा लोग साइन करें किसी भी मुद्दे पर, किसी भी चर्चा पर, और वह सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको जो है निकार नहीं सकती, उसको मना नहीं कर सकती। और ऐसा हुआ भी है, बहुत से साथी जानते होंगे। तो मेरा यहां जो कहने का मतलब है कि अगर अपन किसी नेता की चाटुकारिता ना करें, उसको भाव ना दें, किसी पार्टी की चाटुकारिता ना करें, क्योंकि कोई नेता, कोई एमएलए किसी गांव का भला नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपनी तनख्वाह पे काम करेगा, अपने फायदे के लिए काम करेगा। ग्राम सभा गांव में बने, ग्राम सभा गांव वालों को समझाई जाए, उसमें पावर कितनी है, ताकत कितनी है, कैसे चलेगी, तो सारी समस्या का समाधान चुटकियों में हो सकता है। जैसे कुछ साथी बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम और समस्या ही समस्या बता दी जाती है। भाई, एक व्यक्ति समस्या का समाधान नहीं कर सकता, बैठ के उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। एक गांव पूरे देश की समस्या का समाधान कर सकता है, पूरा एक गांव, अगर वो एक विचार के साथ मिले तो, अगर वो ग्राम सभा को समझे तो तब कर सकता है। क्योंकि देखो, आपको ये चीज बिल्कुल गहराई से समझनी पड़ेगी। हमको बता दिया जाता है कि इंडिया को भारत कहते हैं। अब मतलब अंग्रेजी में तो उसको इंडिया बोल दिया, और हिंदी करने की बात आई तो भारत बोल दिया। अभी मेरा नाम सोनी है, मैं अंग्रेजी में भी उसको सोनी लिखूंगा, वो सोनी बोला जाएगा, हिंदी में भी वो सोनी बोला जाएगा। तो मेरे देश के ये दो नाम कैसे हो गए? अंग्रेजी में तो इंडिया और हिंदी में भारत, हिंदुस्तान भी है बोल दिया जाता था। मतलब इसमें कोई लोचा है, कोई गहरी बात है, समझनी पड़ेगी साथियों। जो मुझे समझ में आया है, मैं वो आपको अपना विचार दे रहा हूं। ये मेरी समझ है कि भारत में जब अंग्रेज आए, उन्होंने कोई कानून बनाया किसी गांव में एंटर करने के लिए, तो वो इंडिया में बनाया, क्योंकि वो भारत में आए। उन्होंने इंडिया लिख दिया किसी कागज पे कि इंडिया में ये कानून चलेगा। और भारत क्या है? भारत है, जैसे आप जहां रह रहे हो
वहां की संस्कृति के हिसाब से रह रहे हो, वहां के पहनावे के साथ रह रहे हो, वहां के खान पान के साथ रह रहे हो, तो आप भारत में रह रहे हो, वो भारत है। आप आज भी अगर अपने पहनावे के साथ पूरे जहां के भी हो, आप मेट्रो में बैठ सकते हैं, फ्लाइट में बैठ सकते हैं, जहां भी जा सकते हो। अगर आपको कोई टोकेगा तो वो टोक नहीं सकता। ये संविधान आपको ताकत देता है कि आप अपनी वेशभूषा में हो तो आपकी वेशभूषा को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने करैक्टर में हो, आप अपने भारत में हो। और मुझे तो यही नजर आता है कि अब हमारे साथ हो क्या गया है कि आधार कार्ड नहीं होगा तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, आपका पैन कार्ड नहीं होगा आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। मतलब हम भारत से इंडिया में एंटर कर चुके हैं, हम ले रहे हैं वो अपनी सुविधाएं समझकर। मुझे ऐसे लगता है कि ये भी एक अलग पहलू है। दो नाम के मतलब एक व्यक्ति के दो नाम कैसे हो सकते हैं और दोनों की परिभाषा अलग अलग, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सभी देशों को लगभग एक ही नाम से पुकारा जाता है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। तो ये बड़ी गहरी बातें हैं, हमें समझनी पड़ेंगी, समझेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तब ही समाधान निकल सकता है। यही बार बार बात रिपीट होगी कि बैठकर ही समस्या का समाधान होगा। हम लोगों ने क्या कर दिया है कि आज हम अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पा रहे हैं कि बच्चों को समझाना क्या है, उनके साथ बैठना कैसे है, उनको बताना क्या है। अगर मैं 24 घंटे फोन में लगा रहूंगा तो वो मेरा बच्चा मुझे देख रहा है तो वो भी तो फोन में लगेगा। अगर मैं बैठ के किताब पढ़ रहा हूं, कुछ अपना खेलने का कोई सामान बना रहा हूं बच्चे को दिखाने के लिए, तो बच्चे का इंटरेस्ट उसमें ही तो होगा। आप लोगों ने नोट की होगी बात कि जो बच्चा फोन में टीवी में देख रहा है तो उसको अपनी जिंदगी में वो ढालना शुरू कर देता है। सभी ने नोट की होगी ये बातें। तो घर में बैठ के क्या हुआ करता था, जैसे अभी टीवी का जिक्र हुआ था कि टीवी नहीं थे तो बच्चों को कहानियां सुनाई जाती थी। हमने भी बड़े शौक से सुनी है कहानियां। उन कहानियों के माध्यम से हमें मतलब बच्चे को बता दिया जाता था कि मतलब चोर व्यक्ति की पहचान क्या है, और जो मतलब आपके साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति है वो किस तरीके का है, उसकी किस तरीके से पहचान होगी। तो ये पूरी की पूरी बातें जो है उन कहानियों के माध्यम से हम परिपक्व बच्चे को कर दिया करते थे। तो वो बच्चा जब मान लो आज हम हैं तो ज्यादा गलत चीजों के पास हम लोग गए नहीं है। इसी तरीके से आप देखोगे कि मान लो जैसे बार बार ये बात निकल के आती है, बच्चा है छोटा, उस छोटे बच्चे से पहले हमारे गांव में नशा है। अब वो बच्चा तो नशा लेके आया नहीं, अगर गांव में नशा रहेगा तो वो बच्चा उस नशे में मतलब उस समाज में रहेगा और वो नशे की लत उसको कब लग जाएगी, और हम दोष बच्चे को देने लग जाएंगे कि तूने ये नशा लगा लिया है, तेरा ये हो, तेरा फलाना ढमकाना, मतलब गालियां देना शुरू कर देंगे। अब मुझे ये बताओ उस बच्चे का दोष क्या है? गालियां हमें खुद को निकालनी चाहिए, क्योंकि वो नशा उस समाज में उस गांव में हम लोगों की वजह से है, क्योंकि हम बोलते नहीं है। अगर गांव के किसी कोने पे नशा है, कोई चोर उचक्का है, पूरा गांव मिलके उसको समझा नहीं सकता, ये बोलता है कि वो दूसरे कोने पे है, जब हमारी बारी आएगी तो देखा जाएगा। और आज हर गांव नशे में है लगभग। हम अपने बच्चों को या अपनी छोटी पीढ़ियों को कोसते हैं या उस व्यक्ति को कोसते हैं जो नशे में है। भाई उसकी गलती नहीं है, नशा आता कहां से है, कैसे लाया जाता है। अभी एक व्यक्ति ने ठेके पे पूरा बंदरगाह ले रखा है और कई सौ टन वहां से उसकी जो वो नशे की तस्करी पकड़ी गई है। अब एक चीज मान के चलो, आपके घर में आप अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो, मोटरसाइकिल लेके आ रहे हो, क्या आपके घर का सदस्य उसको चेक करेगा कि आपकी मोटरसाइकिल में क्या है, आपकी गाड़ी में क्या है? अब वो जो उसका मालिक है बंदरगाह का, उसकी जो गाड़ी आएगी या विदेश से माल आएगा, क्या उसकी किसी की हिम्मत है उसको चेक करने की? भाई ये तो मालिक का है। अब वो पकड़ी गई, वो नशा पकड़ा गया, उसका किया क्या? उसका क्या मतलब किया क्या? कहां गया वो? मतलब ये तक भी आरटीआई लगा के हम लोग पूछते ही नहीं है, ना किसी ने पूछी। ऐसे ही
ये छोटी छोटी बातें हैं जो ग्राम सभा बैठ के चर्चा करे। ये एक चर्चा का सत्र ही है हम लोगों का, कि जैसे एक लव मैरिज का कानून है, वो कोई भी सरकार लेके आई होगी। अब उस लव मैरिज के कानून ने हमारे गांव और हमारी मित्रता कितनी बर्बाद की है, आप लोग समझदार हो इस बात में, कि किसी ना किसी का आपस में प्यार है, आना जाना है, और उनके बच्चे वो गलत कदम उठा लेते हैं उस कानून के तहत। हमारी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि हम उस सरकार को या उस सुप्रीम कोर्ट को एक ग्राम सभा की तरफ से आदेश ही कर दें कि यह लव मैरिज का कानून रद्द होना चाहिए। हमारे परिवार उजड़ गए, हमारे गांव की संस्कृति चली गई, हमारी सभ्यता खत्म हो गई, समाज खत्म हो गया। मतलब हम लोग इतने, मैं तो इसको निकम्मापन ही कहूंगा कि जानने के बावजूद भी हमें कोशिश तो करनी चाहिए। किसी गांव की तरफ से कोई भी लेटर आज तक नहीं गया होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें करने की चीजें हैं। और अगर आप अपने, जो भी आपका एमएलए है या जो भी व्यक्ति आपका बना हुआ है, एमएलए की पोस्ट पे है, किसी भी सरकार से है, उस तक हम लोगों ने ये बात पहुंचाने की भी कोशिश नहीं की कि आप हमारे, जिसको हमने नेता मान ही लिया, वैसे तो नेता एक ही हुए देश में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये तो थोपे हुए नेता हैं हम लोगों के ऊपर, हम मान चुके हैं उनको। नेता को, अपने आप को नेता कहलवाने में, मतलब वो कहलवाता ही नहीं है। लीडरशिप उसमें अपने आप ही है, नेचुरलिटी है, वो खुद होगा। अब ये तो किसी भी पार्टी का टिकट लेके आके नेता बन गए, नेतागिरी को समझते हैं। मतलब उसके पास भी हम लोग अपनी पर्सनल समस्या लेके तो चले जाएंगे, लेकिन गांव की समस्या लेके नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे भी तो उस पर क्या समाधान हुआ, क्या नहीं हुआ, वहां तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं करते। इस तरीके का हम लोगों का हाल हुआ पड़ा है। अभी जैसे भाई बता रहे थे कि मतलब यहां भी वो कचरा आ चुका है हमारे, तो मैं तो यही कहेंगे, क्योंकि ये हमारी तरफ शुरू हो चुका था लगभग 15-20 साल पहले। तो हिमाचली जो अपने भाई हैं, इन लोगों को इस पर बैठकर अपनी सभा कर कर इन मुद्दों पर तो चर्चा करनी शुरू करनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि हम जो वो भाई बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन का काम उधर ज्यादा हो चुका है, तो यहाँ वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर इस पे अभी रोक लग सकती है, बुराइयों पे, ये नेचुरलिटी जो हुआ करती थी धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो इस पे अब सोचना शुरू करेंगे तब जाके कुछ हो सकता है। ग्राम सभा बैठ के बात करें और ये मुद्दे समाज में फैलें, इन पर बात हो, तब ही जाकर बात बन सकती है। संगठित रहना पड़ेगा, वो किताबें हम लोगों को पढ़नी पड़ेंगी जो हमें दिशा देने का हमें काम करती हैं, इस तरीके की। तो यही मेरी बात मैंने जो अपने शब्दों में रखी है। जो गलती हुई हो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर देना। धन्यवाद।